नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संदेह नहीं कि 2015 भारत के लिए वैश्विक कूटनीति का वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी विदेश यात्राएं की, महाशक्तियों और अमीर देशों के साथ ऐसी आर्थिक कूटनीति की जिससे सभी तरफ उम्मीद बंधी कि विदेशी पूंजी निवेश उमड़ पड़ना है। देश की आर्थिकी को सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन रफ्तार देने के लिए नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर वैश्विक बिरादरी को हर तरह का भरोसा दिया। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन से लेकर रूस, चीन, यूरोपीय देशों सभी में यह भरोसा बनाया कि वे कामकाजी है। भारत बदल गया है। आर्थिक सुधारों और कारोबारियों के निवेश की पूरी गारंटी है। मतलब 2015 में जितनी कोशिश संभव थी प्रधानमंत्री ने वह की। इसलिए सवाल है कि 2015 की कूटनीति का कुल वैश्विक असर क्या है। क्या भारत विदेशी कंपनियों, निवेशकों का प्रिय देश बना है? क्या बड़ी कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए तैयार है? विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति तभी कामयाब हो सकती है जब महाबली देशों के साथ सामरिक, भू राजनीतिक साझा बने। उस नाते अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कि पश्चिमी दुनिया से 2015 में भारत की पटी। पश्चिमी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति संजीदा हुए तो भारत की बात भी सुनी गई। यह सब हुआ और तभी सवाल है कि 2015 में वैश्विक जमात में भारत का महत्व कितना और कैसा बढ़ा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी फिर छुट्टी पर गए हैं। पिछले साल वे फरवरी में 56 दिन की छुट्टी पर गए थे और तब अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके लौटते ही उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उनके लौटने पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करके उनको रिलॉन्च भी किया गया, लेकिन उनकी ताजपोशी बिहार के चुनाव के लिए टाल दी गई। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने समझाया कि अगर उनकी अध्यक्षता में पार्टी लड़ी और बिहार हारी तो अच्छा संकेत नहीं जाएगा। बिहार में शानदार प्रदर्शन के बाद भी उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला टल रहा है। अब सस्पेंस इस बात का है कि वे इस बार छुट्टी से लौटेंगे और संक्रांति खत्म होते ही अध्यक्ष बन जाएंगे या फिर 5 राज्यों के चुनाव के लिए उनकी ताजपोशी टल जाएगी। राहुल के करीबी एक नेता का कहना है कि सोनिया गांधी की पुरानी टीम के नेताओं ने उनको फिर से बिहार वाला बहाना बता दिया है। पार्टी के पुराने नेता चाहते हैं कि अप्रैल मई में 5 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद राहुल को अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी नेताओं का एक खेमा चाहता है कि 15 जनवरी के बाद राहुल को अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके बाद वे केरल और असम के चुनाव में मेहनत करें, जहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी संभावना है। उनका कहना है कि नतीजों की परवाह किए बगैर राहुल को अध्यक्ष बना देना चाहिए। अगर अभी नहीं बनाया तो फिर 2017 के 5 राज्यों के बहाने उनकी ताजपोशी टल सकती है। पश्चिम बंगाल में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर बहुत जल्दबाजी में नहीं है। कोलकाता में सीपीएम के सम्मेलन में पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के साथ किसी तरह के तालमेल के बहुत साफ संकेत दिए, लेकिन कांग्रेस का रुख सर्द रहा। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि चुनाव और नजदीक आने पर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तालमेल कर सकती हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ममता को अल्पसंख्यक वोटों का खतरा दिख रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से उनकी करीबी भाजपा से दिखी है, उससे अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा उनसे नाराज है और लेफ्ट और कांग्रेस की ओर जा सकता है। सो वे कांग्रेस को साथ लेकर अल्पसंख्यक वोट पक्का करने का दांव चल सकती हैं। इसलिए कांग्रेस में जल्दबाजी में लेफ्ट से बात करने की बजाय इंतजार करने की सोच है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को उम्मीद है कि बसपा प्रमुख मायावती अंततः कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगी। उन्हें इस बार सिर्फ सपा का खतरा नहीं है, बल्कि भाजपा का भी खतरा दिख रहा है। ऐसे में उन्हें अपने दलित मतदाताओं को अपने साथ रखने के लिए ये मैसेज देना होगा कि वे चुनाव जीतकर वापसी कर सकती हैं, और ये तभी संभव है जब वे अल्पसंख्यक वोट सुनिश्चित करें। ये काम कांग्रेस को साथ लेकर हो सकता है। सपा और भाजपा की करीबी से अल्पसंख्यकों में मोह भंग है। वे बसपा के साथ जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस और बसपा साथ आ जाएं, तो बिहार की तरह अल्पसंख्यक वोट उनकी ओर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच अटकलों का दौर जारी है। पार्टी मुख्यालय में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने संभावित कैबिनेट फेरबदल में पार्टी के किन नेताओं को मौका मिलेगा। पार्टी के जानकार सूत्रों के मुताबिक संगठन में काम कर रहे कई नेता सरकार में जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले सरकार की छवि पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और इसके लिए वे कुछ नए चेहरे सरकार में ला सकते हैं। इस कयास का एक कारण ये भी है कि अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित
शाह को नया कार्यकाल मिलने वाला है और वे अपनी नई टीम बनाएंगे। अमित शाह की मौजूदा टीम से जिन नेताओं को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, उसमें एक नाम पार्टी प्रवक्ता MJ अकबर का है। वैसे उनका राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, पर उनको फिर से झारखंड से राज्यसभा में लाया जा सकता है। वैसे एक चर्चा उनको मनोनीत करने की भी है। ऐसे में उनके मंत्री बनने की संभावना कम हो जाएगी। बहरहाल उनके अलावा पार्टी के महासचिव विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। वे महाराष्ट्र कोटे से सरकार में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी राव साहेब दानवे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद एक कोटा खाली है। असम के अध्यक्ष बनाए गए सर्बानंद सोनोवाल सरकार से हटते हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमन डेका को मौका मिल सकता है। 2 और महासचिवों के नाम की चर्चा है, पर मुश्किल ये है कि ये दोनों सांसद नहीं हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उनकी सरकार समाज के पिछड़े और वंचित तबकों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार वित्तीय समावेश पर काम कर रही है और पिछड़े वंचितों के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपकी सरकार है और ये आपके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के समारोह में मोदी ने कहा कि वे जानते हैं कि अपमान क्या होता है। मोदी ने कहा कि आज भी जब एक खास तबके के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हवाले से कहा कि वे कहा करते थे कि औद्योगिकरण से दलित भाई बहनों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मोदी ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वेंचर कैपिटल स्थापित करने का भी वादा किया। केंद्रीय वित्त व सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में मीडिया की कान फाड़ू बहस तथ्यों पर हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से पाठक और दर्शक तथ्य ढूंढते रह जाते हैं। मीडिया पर सालाना रिपोर्ट प्रेस 2014-15 पेश करते हुए जेटली ने कहा कि भारत में टेलीविजन चैनलों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन अक्सर इनकी कान फाड़ू बहसों में तथ्य दब जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया बिना झुकाव की खबरों को पेश करके इनका जवाब दे सकता है। सूचना व प्रसारण मंत्री जेटली ने कहा कि पुराना सिद्धांत कहता है कि समाचार पवित्र होता है और इन्हें बिना किसी झुकाव के स्पष्ट रूप से पेश किया जाना चाहिए और विचार को संपादकीय में रखा जाना चाहिए। लेकिन आजकल समाचार और विचार की विभाजक रेखा बहुत कमजोर हो गई है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के कथित घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए जांच आयोग के प्रमुख गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को चिट्ठी लिखी है। मशहूर वकील और सॉलिसिटर जनरल रहे सुब्रमण्यम ने जांच में मदद करने के लिए सक्षम अधिकारियों का नाम सुझाने का आग्रह डोवाल से किया है। हालांकि अभी तक इस जांच आयोग के गठन पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार को आयोग बनाने का अधिकार नहीं है। बहरहाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि उन्होंने डोवाल को चिट्ठी लिखी है क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी रही हैं, तो वे जांच के लिए सक्षम लोगों की पहचान करके उनका नाम सुझा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उसे लेकर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको प्रधानमंत्री के गले लगने का कोई शौक नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली सचिवालय पर CBI के छापे के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी कहा था। बहरहाल केजरीवाल ने आज कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिले थे और उनसे कहा था कि वे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया आदि में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री रोज की किचकिच बंद कराएं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कभी LG तो कभी ACB को उनके पीछे लगा दिया जाता है। अपने बारे में केजरीवाल ने कहा कि वे CBI से नहीं डरते। उन्होंने DDCA मामले में जेटली पर जांच से भागने का आरोप लगाया। प्रदूषण कम करने के लिए लाए गए सम विषम नंबर के फॉर्मूले का बचाव करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आगे इसमें 2 पहिया वाहनों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। विश्व राजनीति के नाते 2015 भारत की सक्रियता का वर्ष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब विदेश यात्राएं हुई। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तर पर भारत की कूटनीतिक भागदौड़ भारी थी। इन सब में कोर मुद्दा भारत की तरफ निवेश करवाने की कोशिश का था। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में जितना फोकस सामरिक और कूटनीतिक मसलों पर रहा, उससे ज्यादा फोकस निवेश पर रहा। उन्होंने हर देश में वहां के कारोबारियों को संबोधित किया और उनको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में भारतीय कारोबारियों का एक बड़ा समूह उनके साथ रहा। उन्होंने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी, जापान, चीन, हर जगह दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें भारत की बदलती व्यवस्था के बारे में बताया। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री का समूचा फोकस इस बात पर है कि विदेशी निवेश आए। हालांकि कई आर्थिक जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि सिर्फ विदेशी पूंजी ही भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने, मेक इन इंडिया को सफल बनाने या रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काफी नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री और उनके आर्थिक सलाहकार विदेशी निवेश को हर मर्ज की दवा मान रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया। लेकिन क्या सचमुच इससे भारत में निवेश बढ़ने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर तंज कसते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा है कि मोदी बार बार विदेश जा रहे हैं, लेकिन परदेश में भी लोग काफी होशियार हैं। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनकी बात कुछ हद तक सही साबित हो रही है। अभी तक भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। निवेश की रफ्तार जस की तस है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के कारोबारियों और देशों को बताया है कि भारत में कारोबार करना आसान बनाया जा रहा है। नीतियाँ बदली जा रही हैं और कारोबारियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत होगा। कारोबार की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जा रहा है, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर नीतियों में बदलाव नहीं दिख रहा है। सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी बिल अटका हुआ है और तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार इसे नहीं पास करा पा रही है। भूमि बिल पर भी सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा। अगर कागज पर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर बहुत प्रभावशाली दिखेगी। प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर गए तो उन्होंने हनोवर मेले में हिस्सा लिया। अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड आदि सभी देशों के साथ भारत ने भारी भरकम आर्थिक समझौते किए हैं, लेकिन अभी तक उनका जमीन पर उतरना बाकी है। किसी भी निवेश के लिए कोई समय सीमा नहीं तय हुई है। दुनिया के देश भारत के हालात पर नजर रखे हुए हैं। ऊपर से 2015 में असहिष्णुता की जैसी बहस चली, उससे भी दुनिया के देशों में भारत के बारे में बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है। भारत के लिए रोशनी की एक किरण जापान में दिखी है। जापान बुलेट ट्रेन की परियोजना के लिए करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज दे रहा है। अगले 7 साल में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मोदी के निजी रिश्तों के कारण ये करार संभव हुआ है। मोदी ने ऐसे निजी रिश्ते कई और नेताओं के साथ विकसित किए हैं और जापान के उदाहरण पर अगर दुनिया के दूसरे देश भी भारत में निवेश के लिए आगे आते हैं तो तस्वीर बदलेगी। लेकिन उससे पहले भारत में आर्थिक नीतियों को ठीक करना है और ठीक करने में विपक्ष सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2015 में भारत की वैश्विक कूटनीति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जैसे एक वक्त दुनिया की कंपनियों और देशों ने चीन में निवेश की तरफ दौड़ लगाई, वैसे भारत की ओर दौड़े। भारत का आर्थिक विकास विदेशी पूंजी की कमी का शिकार न रहे। उस नाते 2015 में बहुत कोशिशें हुई। सवाल है उसका परिणाम क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार अतुल सिंह हैं। अतुल जी, 2015 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्व राजनीति में कूटनीति की, उसको यदि हम चीन के प्रधानमंत्री के मुकाबले में तुलना करें तो भारत की स्थिति किस तरह की नजर आती है? भारत की स्थिति इस समय काफी ठीक ठाक है विश्व के आर्थिक स्थिति को देखते हुए। वो किस्मत की बात है। हुआ ये है कि तेल के दाम कम है, ठीक, बाकी जगह हालत खस्ता है, यूरोप, चीन, हर जगह नहीं तो हाँ, हमारे जो है हालात इसलिए ठीक है क्योंकि बाकी लोगों के बड़े खराब है। नहीं, लेकिन ये तो वैश्विक कारण है। जो तेल के दाम गिरे तो ये वैश्विक है, तो उस नाते भी भारत का आकर्षण 7.5% ग्रोथ है, तो क्यों है? हाँ। ये निवेशकों को लुभा रहा है या नहीं लुभा रहा है? ये लुभा जरूर रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा है बातें ज्यादा हुई है, काम कम हुआ है जी। ऐसा नहीं तो काम के नाते, काम का मतलब यह है ठोस काम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने मित्रों से जब बात करता हूँ जो कि अमेरिकी हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, चीनी हैं, सब यही बोलते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ ये जो टैक्स का जो सिस्टम है, जो वित्त प्रणाली है, जो आप लेते हैं कर, ये प्रणब मुखर्जी इन्होंने जो है कानून लाया जो कि पीछे अतीत में भी लागू है। भाई किसी सभ्य समाज में कानून भविष्य में लागू होता है, इससे लोग परेशान हैं। नहीं, लेकिन इसको लेकर वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब सीईओ को, निवेशकों को किया। अमेरिका में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है, कोई किसी का विश्वास नहीं करता, हर आदमी देखता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कानून क्या है। हमारे यहाँ हम सोचते हैं हमने कह दिया, उस कहने का कोई मूल्य नहीं है जब तक आप कानून बदलेंगे नहीं और
अपनी संसद में जाके ये नहीं बोलेंगे हम ये कानून बदलेंगे, तब तक कोई उसको जो है भाव नहीं देता। नहीं तो मतलब ये कि विश्वास का संकट अभी भी बना हुआ है। विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि आप चाहे जो कर लीजिए, साष्टांग कर लीजिए, आप जो है प्रण ले लीजिए, कानून ठीक करिए, वहां कानून देखते हैं। दूसरी चीज हर आदमी बोल रहा है कि भाई आपके यहाँ अभी भी भ्रष्टाचार है। तीसरी चीज परमिट ऑथराइजेशन के लिए अभी मैं भागता रहता हूँ अधिकारियों के पीछे। चौथी चीज लेबर लॉ आपके भैया ऐसे खूंखार है। पांचवी चीज आपके लैंड लॉ बड़े मतलब गजब है। छठी चीज फॉरेन ट्रेड भी कोई यहाँ से आसान तो है नहीं। अच्छा, सातवीं चीज इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन भी आप छोटी सी चीज है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि छोटी सी चीज है कि MIT के लड़के जो कि भारतीय हैं वो अपनी चीजें चीन में बनवा रहे हैं यहाँ के बजाय। वहां हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। तो मान लीजिए आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया वॉलमार्ट से या किसी से, वॉलमार्ट से किया, किसी से किया, गोल्डमैन से किया, मतलब नहीं, मैंने कहा कि मैं आपको 5 कलम देने वाला हूं और मैं 25 तक दूंगा। वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन अगर 26 हो गई तो वो सारा सब फेल मामला, सारा गड़बड़, सब गड़बड़ है। और अगर आप देंगे भी तो हम इतना रेट घटा लेंगे। तो होता ही है कि हिंदुस्तान में क्या है कि भैया लदेगा नहीं माल, बिजली चली गई, ट्रक जो है टूट गई। नहीं, लेकिन तो चीन में ये नहीं है। चीन में एक दफे आप बात करते हैं शी जिनपिंग से, उसने कहा कि ये होगा तो हो जाता है। नाते आपके अनुसार जो कूटनीति हुई है विदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए, वो बिना आधार के हुई, उसके कारण अभी तक विश्वास नहीं बना, कुछ नहीं बना है। तो ये मतलब वो कहते हैं लेकिन एक बात नहीं, उस पे एक तर्क ये है कि भाई भारत का बाजार बड़ा है, संभावनाएं बड़ी है और विकास दर 7.5% है और प्रधानमंत्री संजीदा है, तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि देखिए हर आदमी भारत की हो और जो है लोलुप आंखों से देख रहा है। जैसे ब्रिटिश मतलब लालच है, सब आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लेकिन तो आपके अनुसार वहां जब ये जाके मिलते हैं सीईओ से, वो इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं क्या? देखिए ऐसा है कि वो बोलते भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं है। अब ये सत्ताधारी हैं तो इनको कोई जो है वो नहीं देगा कि भाई ये बदलिए वो बदलिए, ठीक से 2 टूक में नहीं देगा। तो उस अनुसार जितनी कूटनीति 1 साल के अंदर हुई है, तमाम 2015 में हुई है, उसका कोई ठोस मतलब आगे 1-2 साल में नहीं, बुनियाद नहीं बनी क्या? बुनियाद नहीं बनी है, वही बोल रहे हैं वो, मेरे मित्र यही बोल रहे हैं। लेकिन वो कानून तो मतलब एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला मामला अभी भी गंभीर बना हुआ, लोगों बहुत अत्यंत गंभीर है। देखिए हमारा डेफिसिट बहुत बड़ा है, ठीक है, अभी तेल के दाम गिरे हैं तो उतना बड़ा नहीं है, इनकी लॉटरी लग गई है। दूसरा बैंकों का बुरा हाल है तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। आपको चाहिए निवेश। आपके अनुसार अब भारत की कोशिशों में, मतलब इसको, इस बात को आज से नहीं देखें, 20 सालों से देखें, 15-20 साल से नरसिम्हा राव के बाद से, चीन के बराबर हमारे यहाँ निवेशक बराबरी की बात ही मत करिए क्योंकि चीन हमसे 100 साल वो हो जाएगा। लेकिन वैसी वापस एक तरह से बाहर के निवेशक, जिसे चीन में एक वक्त दौड़े गए, अमेरिका ने भी निवेश किया, जापान भी गया, लेकिन वैसा माहौल बदलाव लाए। दंग ज़ाओपिंग ने क्या किया, एक चीज कही कि भैया हमें जो है सुधार लाने हैं, आर्थिक सुधार लाने हैं, हम घर में ये करें, वो ले आए, उसका भरोसा आए। उस भरोसे से लेकिन विदेशी कंपनियां तो रिटर्न पे, मुनाफे पे और ये कि बाजार अगर मिल रहा उस पे आती है। लेकिन वो हमारे यहाँ है या नहीं? नहीं है, है भी और नहीं भी है। है क्योंकि यहाँ आबादी इतनी है यहाँ क्योंकि धन है क्योंकि यहाँ मौके बहुत हैं, लेकिन यहाँ कानूनी हालात बहुत खराब हैं, कोर्ट्स नहीं चलते हैं, टैक्स की मुश्किल है और कोई चीज बनाना यहाँ असंभव है। नहीं तो उस नाते भले मैं उस नाते प्रशासनिक सुधार, और जब तक यहाँ हम अपनी प्रणाली और अपने संस्थानों के सुधार नहीं करेंगे, जब तक, मैं तो ये कहूंगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इनको सुधारने होंगे। वो असली संकट नहीं हुआ, असली संकट इंस्टीट्यूशन वाला है और अपने टैक्सेशन वाली व्यवस्था का है, वो उसी का भाग है, इंस्टीट्यूशन का ही भाग है। इंस्टीट्यूशन सुधारिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, लोग अपने आप चले आएंगे। जू रोंगजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बिल्ड एंड दे विल कम, कि अगर आपने बना दिया, अगर आप ताजमहल बना देंगे तो लोग अपने आप चले आएंगे देखने के लिए। तो लेकिन बनाना हमें अपने यहाँ है, तो उस नाते और कोई नहीं आएगा बनाने। देखिए मौका इन्हीं के पास है। राजीव गांधी सरकार के बाद यही सरकार आई है
जिसके पास लोकसभा में बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अतुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।